टॉपिक डालें आज का जो है, क्या कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, टॉपिक डालिए। नीचे हाथ थोड़ा आपको सेक लेना चाहिए कि नीचे लकड़ी जलती है, अलाव जल रहा है, थोड़ा जो है कि हाथ गर्म हो जाए जिससे आप लोगों की कलम चले। नहीं, हाथ में अगर उंगलियां काम नहीं करेगी तो आपकी कलम कैसे चलेगी, है ना? क्योंकि ठंड तो सबको लगती है, तो जिससे फिंगर हमारी क्या करें, काम करें। लिखिए, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य, टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय, लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, ये आपका टॉपिक है। अब लोक वित्त का मतलब था राजकोषीय नीतियां। राजकोषीय नीतियां आप लोगों को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाया गया होगा। बजट आता है तो उसमें भी राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, है ना? ये सब आप लोग देखते हैं ना, और ये सारी चीजें जो है रहती हैं। तो अब ये देखना, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद मतलब कि उस जिले के जो विशेष उत्पाद है उसकी स्वीकार्यता क्या हो, निर्यात किया जाए। तो हर जिला क्या होगा, अपने उत्पाद की विशेषता, जो प्रोडक्ट वहां का होगा उसके माध्यम से जाना जाएगा कि फला जिले में ये चीज क्या है, फेमस है। जैसे आगरा का पेठा हुआ, है ना? तो कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं स्थान स्थान के कि वहां की वस्तुएं फेमस है और जिसके आधार पर कहा जाता है ये फला जगह की वस्तु है। तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी वहां मिलेगा, स्थानीय स्तर पर क्या होगा, रोजगार मिलेगा। वहां की वस्तुएं क्या होगी, बिकेगी, वहां के मार्केट का क्या होगा, प्रसार होगा, है ना? और केवल वही तक नहीं बल्कि वे वस्तुएं दूसरी जगह भी क्या की जाएंगी, भेजी जाएंगी, निर्यात की जाएंगी। तो उससे क्या होगा, राजस्व, और वहां का क्या होगा, स्थितियां क्या होगी, मजबूत होगी। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे राजस्व, रेवेन्यू। अब जैसे राजस्व क्या होता है, राजस्व मतलब धन का आगमन। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दो प्रकार के घटक होते हैं। ब्रेड में आपने देखा भी होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई तो वहां भी ये चीज बताई गई, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो प्रकार के होते हैं ना। तो दोनों प्रकार की ये देखा था कि राजस्व का वेटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, और पूंजीगत का क्या होता है, कम होता है। बात समझ आ रही है? तो यहां हमें ये देखना कि राजस्व बनता कैसे है और राजस्व की विशेषता क्या है। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस पर थोड़ा थोड़ा आप 2-4-5 पॉइंट लिख भी लेंगे जिससे हम समझ सकें राजस्व है क्या है ना, उसकी विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है। जब इन चीजों को हम समझेंगे, नहीं तो पता चलेगा हम तो बता के चले गए, और जब आपकी कॉपी पे कुछ होगा नहीं तो 4 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, वो चीजें पूर्ण रिकॉर्ड नहीं, याद नहीं रहेगा। और जब आपने लिखा है तो वो चीजें क्या है कि आप ठीक है नहीं याद है, चलिए कॉपी हमने उल्टा और दे दिया, फिर मुझे क्या हो गई, हमने 4 बार 10 बार इस चीज का रिवीजन किया, फिर धीरे धीरे वो चीजें हमारे व्यवहार में आ गई। मुझे बस देखते ही क्या हो गया, जो चीजें मैं भूला हूं वो चीजें मुझे याद हो जाएंगी। देखिए और राजस्व, मान लीजिए राजस्व प्राप्ति ही है तो चुनौतियां भी कुछ होगी, राजस्व की चुनौतियां भी तो होगी।
हर जगह चुनौती होती है। जब आप कोई काम करते हो तो चैलेंज होता है कि नहीं होता, कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कितनी बाधाएं आएंगी, कितनी हमारी समस्याएं आएंगी इस काम को करने में। तो उसके लिए भी तो आप तैयार होते हो, ठीक है जो बाधा आएगा देखेंगे, उस समस्या का निदान करेंगे और फिर भी आगे बढ़ेंगे। और अगर आप उससे डर गए तो बीच में ही आपकी योजनाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, वो अपने मुकाम तक क्या होगी, नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। जैसे आप कोई चीज आ रहे हो यहाँ सीखने, सब्जेक्ट मान लीजिए कोई आप पढ़ रहे हो तो हर सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ भी तो आप सीख ही तो रहे हो। आज ठीक है हमारी स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और हम अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी तरह से मेरी जानकारी लेवल भी हो जाएगी। फिर उससे संबंधित कोई मुद्दे आते हैं, मान लीजिए पेपर में आता है, किसी मैगजीन में आता है, तो उससे भी आप जब पढ़ोगे तो उन चीजों को क्या करोगे, समझ लोगे। मान लीजिए आप पेपर में कोई मुद्दा पढ़ रहे हो, मान लीजिए राजौरी पुंछ की बात आ गई, अब आपको ये पता ही नहीं है राजौरी पुंछ कहाँ है, पेपर आप पढ़ रहे हो, तो कैसे ये पता चलेगा कि ये घटना कहाँ की है, बात समझ आ रही है। तो इन चीजों के लिए जब मुझे पता होगा, भौगोलिक स्थिति पता होगी हमें कि ये क्षेत्र कहाँ है, तो हम ये जान जाएंगे कि ये क्षेत्र कहाँ है। जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, ठीक है, मान लीजिए चित्तौड़गढ़ की बात की गई, चंपावत की बात की गई, सहरसा की बात की गई, धनबाद की बात की गई, तो कहने का मतलब ये चीज आपके दिमाग में आता है, ब्रेन में खिंच जाता है कि ये बात कहाँ की है, किस प्रदेश की है, किस संदर्भ में बोली जा रही है, ये चीज आना चाहिए ना। मान लीजिए आप यहाँ से भी कर दिया कि फैजाबाद में फला स्थान की फला घटना ये है, अब आपको उस स्थान के विषय में जब जानकारी होगी तभी तो आप मूल्यांकन कर पाओगे, और जब पता नहीं होगा तो क्या कहानी की तरह से क्या हो गई, चीजें खत्म हो गई। तो इससे काम नहीं चलेगा, ये चीज क्या हो मेरे दिमाग में आनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ा तो आपने क्या किया, लोकेशन को देखा, स्थान को देखा। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के किसी स्थान की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि ये उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है। तो इन चीजों को भी मुझे ध्यान में रखना होगा कि ये कहाँ की है। और जब ये सारी चीजें आप समझ लोगे, तब जब आप पेपर भी पढ़ोगे तो आपको पेपर भी पढ़ने में क्या होगी, जो चीज उसमें दिया गया है उसको आप बेहतर रूप से समझ भी पाओगे, बेहतर रूप में। जैसे अर्थ जगत की खबर है, तो अर्थ जगत में आर्थिक नीति, उसे आर्थिक जो हमारे जगत में विस्तार हो रहा है, जो विकास हो रहा है, या जो ऋणग्रस्तता है या मुद्रास्फीति आ रही है, अवमूल्यन आ रहा है ना। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों को आप कहां से देखोगे, वहां आपने देखा, चीजों को समझ लिया। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे एक एक शब्दों को पकड़िए, उसी से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और उसी से आप डिफरेंट क्लियर कर देते हो। नाम से ही बहुत कुछ उसमें उत्तर छिपा होता है, बस हमें समझ होनी चाहिए, आनी चाहिए कि मतलब क्या है। अब मुद्रास्फीति की बात की गई, मानी मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, है ना। तो इन चीजों को जो आप देखोगे, स्फीति मतलब मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और वस्तुओं की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब स्फीति है, इसका मतलब स्फीति है। संकुचन मतलब मुद्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, कहां पे, मार्केट में। इसका प्रभाव क्या होगा, रोजगार, उत्पादन, व्यापार, ये सब क्या होगा, गिरेगा। तो इससे क्या आएगी, बेरोजगारी आएगी। रटने की जरूरत नहीं है, शब्दों को पढ़ो, तो वहीं से चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, रेपो बढ़ेगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा, तब क्या होगा। बस केवल एक एक शब्द को याद करिए, पूरी परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, और बहुत कम शब्दों में याद कर लीजिए, बहुत कम शब्दों में। और ये किताबों की भाषा में आप नहीं समझ पाओ, किताबों में तो 1.5 लाइन 2 लाइन में दिया है, और यहां मैं एक शब्द पढ़ रहा हूं, एक शब्द पढ़ो, पूरी परिभाषा बनाओ, है ना। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा,
सीखना पड़ेगा। और यदि आपने इस चीज को सीख लिया तो कोई सब्जेक्ट, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, राजस्व की बात है तो मैं इकोनॉमिक्स में भी बोल रहा हूँ, पॉलिटी से संबंधित है वहां भी बोल रहा हूँ, रटा तो है नहीं, रटा हो तो मैं भी बोल जाता, याद तो ना रहता ना, कहीं ना कहीं भूल जाता। बस क्या उन शब्दों के आधार पे चीजों का तुरंत व्याख्या कर दिया जाता है, परिभाषा बना दी जाती है, तो वो चीजें स्वतः हो जाएंगी। लिख लीजिए राजस्व, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था, वो लिखते चलिए और समझते चलिए, दोनों चीजें साथ हो। व्यवस्था की समझ मुख्य चुनौतियां, अभी इसका आधार भी आपको बताएंगे। अभी हम लोग चुनौती पे चल रहे थे तो थोड़ा चुनौती ही देखने कर ले। अब आप ये जानते हैं कि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, क्षेत्रफल में चौथा बड़ा राज्य है, ये चीज लिख भी सकते हो, लिखना चाहोगे? लिखना चाहो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, राज्य के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, चौथा बड़ा राज्य है। चौथा बड़ा राज्य, स्पेस आप थोड़ा बड़ा करें, अपने स्पेस को थोड़ा बड़ा करिए, क्योंकि बहुत छोटा है। कौन सा प्रधान राज्य है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? लिख लीजिए। देखिए उत्तर भी मैं आप ही से ले रहा हूं, कुछ सोचें, कुछ अपने दिमाग पे क्या करें, प्रेशर डालें, इंडिकेशन में दे रहा हूं, बढ़े, नहीं बढ़ पाएंगे तो मैं बताऊं, हो सकता है प्रयास करने से आपके अंदर चीजें क्या हो जाए, कुछ डेवलप हो जाए, और धीरे धीरे आपकी हर सब्जेक्ट में ये चीजें पैदा हो जाएंगी और आप बहुत कुछ ऐसे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि क्या है, कैसी अर्थव्यवस्था है, मैं ये भी बता रहा हूँ, आंसर तक पहुंचा भी रहा हूँ, उसके बाद शब्द नहीं बोल रहा हूँ। तो इससे क्या करेंगे, आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे भाषा, लिख लिया, आगे लिखिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। कुछ टारगेट होगा ना इकोनॉमिक का, कि मुझे क्या करना है। बजट में क्या होता है, निर्धारित किया जाता है कि आगामी वर्ष में, मतलब आने वाले वर्ष में, उसमें हमें ये चीज क्या करना है, अचीव करना है, हासिल करना है, प्राप्त करना है। जब टारगेट होगा तो क्या कहते हैं, उसके अनुसार योजनाएं बनाई जाती हैं और मेहनत की जाती है, और जो समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं उसको क्या किया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है, कि जिससे योजनाएं क्या हो सके, पूर्ण हो सके। 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है,
जिस हेतु या जिसके लिए, नीचे से भारी निवेश की आवश्यकता है। भाई मुद्रा कैसे बढ़ेगी, आय कैसे बढ़ेगा? जब निवेश होगा। और कैसा निवेश होगा? अधिक निवेश होगा, भारी निवेश होगा। नीचे लिखिए आवश्यकता निवेश के लिए धन प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत राज्य की राजस्व व्यवस्था है। मतलब स्टेट का क्या होगा? रेवेन्यू सेक्टर, राजस्व क्षेत्र। अब चुनौतियां डालिए। किसकी चुनौती? राजस्व व्यवस्था की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष उपस्थित होने वाले या समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करें। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, या राजस्व व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का मूल्यांकन करें, या राजस्व व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना करें, या राजस्व व्यवस्था की चुनौती पर टिप्पणी करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमेशा तैयार रहना है ना। और जब तैयार रहेंगे तभी हम उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। ने अचानक पता चला कोई चीज सामने आ रही है तो हमारे जो ब्रेन के पैनल है, पैनल क्या कर दिए? काम करना बंद कर दिए। और जब दिमाग का पैनल ही बंद हो गया तो आंसर कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हमारे दिमाग के सेंसर जो हैं वो क्या होने चाहिए? खुले होने चाहिए, सेंस करना चाहिए, है ना। तभी तो चीजें आएंगी। लिखिए कृषि पर, पॉइंट में लिखिएगा, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, पूंजी निवेश में कमी, पूंजी निवेश में कमी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा से आप बोलते हो, प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर पूंजी निवेश में कमी। अगला प्रति व्यक्ति आय के स्तर। अब आप एक यहां रुकिए, सुनिए पहले कि जो पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल मतलब इंडिया लेवल पे, भारत लेवल पर, और जो प्रदेश का होता है प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, तो दोनों में क्या अंतर होता है या एक ही होता है? क्यों? किसी राज्य की स्थिति बेहतर है, किसी की कम, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन असल में क्या होता है, जो राज्य का सकल राजस्व होता है, जो आय होती है, उसका बजट भी अलग होता है हर राज्य का। हर राज्य की पर व्यक्ति आय भी अलग होगी। किस्म पे? चालू खाते के आधार पे, चालू मुद्रा के आधार पे, और जो आपका अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित वर्ष है उसके आधार पे, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है दोनों में क्या होगा? अंतर होगा एक ही प्रदेश या देश की आय में। बस में आ रही है। जब बजट आप देखते हो तो बजट में भी दिया रहता है। आपने पोल्ट्री में भी पढ़ा होगा बजट सत्र, पढ़ा होगा ना, कि जो सदन का सत्र शुरू होता है कहां शुरू होता है? बजट सत्र से शुरू होता है। किस महीने शुरू होता है? फरवरी से शुरू होता है। कितने सत्र होते हैं? आप समझिएगा, पूछिएगा अपने पोल्ट्री की टीचर से। 3 सत्र होते हैं मूलतः।
से कम 3 सत्र होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में अन्य सत्र भी आयोजित किए जा किए जा सकते सकते हैं। हैं, है ना। आपका बजट सत्र, मानसून वर्षाकालीन सत्र जो जुलाई अगस्त में, मानसून सत्र, मानसून सत्र, और दूसरी चीज आपका होता है शीतकालीन, नवंबर और दिसंबर। चल रहा है। समझ रहे हैं? आप पॉलिटिक पढ़ चुके हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। चलिए, मैंने कोई इतनी जटिल चीजें पूछा भी नहीं था, क्योंकि राजस्व से संबंधित हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर राष्ट्रीय व राज्य आय में अंतर क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? अंतर बढ़ेगा, दोनों में अंतर बढ़ेगा। बढ़ेगा। लिख लीजिए, व्यक्ति की आय, राष्ट्रीय व राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ेगा या वृद्धि। अब देखिए, किसी राज्य में बेहतर स्थिति है और किसी राज्य की स्थिति उतनी अच्छी, तो असमानता क्या हो रही है? इम्बैलेंस होगा ना, कि नहीं होगा? तो समानता कैसे कम होगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए, जो महाराष्ट्र का विकास है, क्या वो उत्तर प्रदेश का विकास होगा? नहीं होगा। जो गुजरात का है, क्या वो मध्य प्रदेश का होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? क्षेत्रीय विषमता, है ना। क्षेत्रवाद की नीति क्यों शुरू हुई? अब मैं यहाँ टॉपिक में तो नहीं जाऊंगा कि क्यों हुई, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, कि क्षेत्रवाद की मांग हुई, क्या हुई, ये आपकी पोलिटी में भी है, ज्योग्राफी में भी है ना। ये सब टॉपिक वहां भी है, आपके जो साइंटिफिक में पढ़ोगे वहां भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों पे आपको जो है ध्यान देना है। तो जब आय की असमानता होगी, मान लीजिए कि बगल वाले के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके पास नहीं है, तो बगल वाला देखेगा तो कोशिश करेगा कि अरे उसी प्रकार मुझे भी होना चाहिए। पता चला चमक दमक वाला, पता चला हम हार्ट खुला हुआ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो आदमी आकर्षित किधर होगा? वस्तुएं कहाँ ज्यादा उपलब्ध है? तो आप भी तो चाहोगे कि हमारे यहाँ भी तो होनी चाहिए ना। पता चला संसाधन तो हमारे यहाँ है, वो फायदा कहीं और जा रहा है। धन मेरा है, रिसोर्सेज मेरा है, प्रयोग होकर कहीं और जा रहा है, और लाभ कहीं की और जनसंख्या उठा रही है। इससे क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय असमानता बढ़ जाएगी और मांग उठने लगेगी, प्रदेश का विभाजन होगा कि नहीं, यहाँ भी वो चीजें होनी चाहिए। अब आपके घर से कोई उठा ले जाए कोई सामान और आप अपने घर से वंचित हो जाए, जिस पे आपका अधिकार है, वो चीजें आपको मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है, आपके घर से कोई दूसरा ले रहा है, आपका पड़ोसी उठा ले रहा है, तो आपको क्या होगी? पीड़ा होगी कि मेरी चीजें, मेरा अधिकार, मेरा संसाधन और कोई दूसरा उपयोग कर रहा है। तो आप क्या करोगे? जो बस होगा वही तो करोगे, तो आप विरोध करोगे कि नहीं, ऐसी नीतियां होनी चाहिए कि जिससे हमें उसका लाभ मिले, विकास हो। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजों को बहुत सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें, वही जो छोटे स्तर से वही बड़े प्लेटफॉर्म पे उतर आती है, चीजें वही होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वही होते हैं, अंतर नहीं। ऐसी चीजों को देख करके आप स्वतः ऐसे एग्जाम्पल दें या किसी को बताएं कि वो दोबारा आपसे प्रश्न ना पूछे। बहुत ज्यादा इधर समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इधर समझाओगे, हो सकता है अगला उतना समझने के योग्य ना, लेकिन ऐसी चीजों को बताओगे तो हमें लगता है कि जो अंगूठा टेक होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा, वो भी समझ जाएगा। तो अपनी बातों का जो है इस प्रकार से कहें, प्रसार करें, किस क्या हो सभी लोग उसको सहज स्वीकार करें, समझ सकें। बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं। बस जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, जो डिमांड है, उस डिमांड को क्या कर रहा हो, पूरा कर रहा हो। बस और क्या चाहिए? ये तो चाहिए।
आंसर वो क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है बस मुझे वही देना। इन चीजों को समझने का प्रयास करिए और डेवलप करिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग रटे हैं तुरंत बोल दे रहे हैं, रटे तो है, देखा हो जहां जैसी स्थिति आ रही है वैसे बोल दे रहे हैं, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः आप यहीं से खींचोगे, उठाओगे और उठा करके वहां क्या करोगे कि नट बोल्ट कहाँ कौन लगना है, उठा करके जोड़ी कस के फिट कर दोगे, असेंबल कर दोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये टेक्निक सीखनी है। आगे लिखिए। जोत का छोटा का, जोत मतलब खेत जो क्षेत्र है, जोत का छोटा का, औद्योगिकरण व उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं। अगला पॉइंट, औद्योगिकरण व उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं, पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं। अगला, कर चोरी या कर आधार सीमित। अब कर चोरी और कर आधार ये तो आप जान ही रहे होगे ना। जैसे मान लीजिए कि आया आपकी यदि कोई, बहुत लोगों ने क्या कर दिया कि उसको सो नहीं किया, तो ये क्या हुई, कर चोरी ये तो हुई। और कर का सीमित आधार, मान लीजिए कर का रेट क्या हो गया, ज्यादा बढ़ा दिया गया। मान लीजिए इतने जनसंख्या मान लीजिए 4 लाख की है, 4 लाख लोगों की इनकम है, और मान लीजिए टैक्स लेवल आपने क्या कर दिया, 12 लाख पे कर दिया, 15 लाख पे कर दिया, तो रेवेन्यू जिसके बाद 12 लाख आएगा वही तो देगा। तो आधार क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस टैक्स की जो दर है उसको कम से कम किया जाए, कि जिससे क्या हो कि थोड़ा थोड़ा करके वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। पता चला जहाँ 100 लोग देंगे और जहाँ 10 लोग देंगे तो दोनों में अंतर आया नहीं आएगा, स्वाभाविक अंतर आएगा। भाई किसी दुकान पे 100 लोग कोई सामान खरीदे और एक दुकान पे 10 लोग खरीदे, तो 10 लोग मान लीजिए 4 रुपये महंगा दे रहा है, तो 40 रुपये तुम आएगा, और आपने क्या काम करते 1 रुपया सस्ता कर दिया, तो क्या हो गया, वो तो 10 ही पाया ना, और आप 100, तो उसका क्या हुआ, आपने 2.5 गुना कमाया। तो प्रॉफिट किसका हुआ, आपका हुआ। पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ रही है, आपकी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे आधारों पर हमें क्या करना है, देखना है। बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों हावी हो जा रही छोटे पे, क्योंकि उनका आकार क्या है, बड़ा है। वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन लें, थोड़ा थोड़ा जो फायदा लें, तब भी उनका आकार क्या होगा, बहुत हो जाएगा। और छोटे पता चला उनके 10 ही लोग आ ही रहे हैं, 15 लोग आ ही रहे हैं, पता चला उनको लाखों लोग आ रहे हैं, तो लाखों 15 में क्या होगा, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। तो फलीभूत कौन होगा, फले फूलेगा कौन, लाख वाला फूलेगा, है ना। देखिए आगे, भ्रष्टाचार व संसाधनों के आवंटन की न्यायपूर्ण एवं तार्किक व्यवस्था की कमी, तार्किक व्यवस्था की, अभी मैंने बताया कि जैसे आपके क्षेत्र का साधन है, धन है, कहीं दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तो क्या होगा, न्याय होगा, मान लीजिए आप 4 लोग हैं, एक ही घर के, एक ही माता पिता की संतान है, पता चल रहा है किसी बच्चे को ज्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, तो जिसको कम दिया जा रहा है उसके साथ न्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए ना भाई। सभी लोग तो एक ही माता पिता की संतान है, सबको उसे मिलना चाहिए, तो क्या हो गया, न्याय, न्याय। तो ऐसे संसाधनों का है कि किसी के साथ अच्छा और किसी को कम, तो भेदभाव हो गया, नहीं हो गया, तो विकास कहां से होगा, वहां चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी, और वहीं से क्या हो जाएगा, समस्या पैदा हो जाएगी। आगे के राजस्व अनुदान हेतु केंद्र पर निर्भरता। अब अनुदान भी हर राज्य को उस अनुपात में नहीं दिया जाता, कुछ विशेष राज्य है, ये पढ़ाया गया होगा आपको, अनुदान, ग्रांट,
हेतु केंद्र पर निर्भरता, मतलब राज्यों के पास जब संसाधन उतना नहीं है तो डिपेंडेंसी किस पे होगी? जैसे मान लीजिए घर में जो कमा रहा है, जो मुख्य आय अर्जक है, बाहर किसके ऊपर होगा? उसी के ऊपर होगा, क्योंकि और बाकी लोग क्या है, उसी पे आश्रित है। तो झेलना किसे है? जो कार्य कर रहा है, चाहे जैसे कर, परेशानी तो उसको होगी ना। चाहे किसी से पता चला उधार ले रहा है या कहीं से व्यवस्था कर रहा है, तो सारी चैलेंज किसके सामने है? उसके सामने है। 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करनी कौन करेगा? उसी के ऊपर नहीं है। कपड़े की व्यवस्था है, फीस की व्यवस्था है, तो सारी चीजों की दिक्कतें कहाँ आएगी? वहां पे आएगी। अधिकांश कार्यबल, अगला, अधिकांश कार्यबल का असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना, नॉन ऑर्गेनाइज मतलब असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज काम है कल होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। अगला, राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्यम, राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्यम या तो बंद है या घाटे में चल रहे हैं। अभी इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी किसी को समझने में, क्योंकि मैं तो बीच बीच में रुक रुक के बताते चल रहा हूं। अब लिखिए राजस्व आधार बढ़ाने, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो वो भी लिख लीजिए, जैसा भी प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार आप अपने को एडजस्ट करिएगा आंसर के अनुसार। आधार बढ़ाने, राजस्व का आधार बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु, मतलब मजबूतीकरण के लिए, तथा अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। भाई मजबूती कैसे आएगी? उसके कुछ प्रयास करने पड़ेंगे ना, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तभी तो मजबूतीकरण आएगी। शक्तिकरण हेतु उपाय, अब इसमें भी लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि आपके पास कंटेंट होने चाहिए। जब कंटेंट नहीं होगा तो लिखोगे क्या? कंटेंट होना बहुत जरूरी है। लिखिए इन्वेस्टमेंट नीति, नीचे से इन्वेस्टमेंट नीति, उपाय हाँ, इन्वेस्टमेंट नीति का खाका तैयार कर, का खाका तैयार कर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर व इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग माने विनिर्माण क्षेत्र को, इंफ्रास्ट्रक्चर व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब जैसे जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी, तो मैन्युफैक्चर तभी तो मजबूत कर पाओगे। विनिर्माण क्या होगा कि मतलब वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्माण किया जाए, और जब वो रॉ मटेरियल है तो जब विनिर्माण नहीं होगा तो कैसे वस्तु बनेगी, वो मार्केट में कैसे पहुंचेगी? रॉ मटेरियल तो पहुंचेगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा कि वस्तु के रूप में उसे परिवर्तित किया जाए, तभी तो रेवेन्यू आएगा, तभी तो जो है आप सशक्तिकरण की तरफ चलोगे। पता चला आपकी कृषि में है पैदा हो रहा, पता चल रहा आप उससे आप वस्तुएं बना रहे हैं, तो अगर वो मैन्युफैक्चर हो गया तो उसकी आय क्या हो गई?
उससे बढ़ गई। और नहीं आप क्या कर रहे हो, जो रॉ मटेरियल दे रहे हो उससे तो कम आय हो रही है ना। और अगर उसी रॉ मटेरियल को आप मैन्युफैक्चर कर दे रहे हो तो आपकी आय क्या होगी, बहुत बढ़ गई। तो आपकी स्थिति क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये वस्त्र जो आप पहन रहे हो, ये क्या पहले रेशे तो था, कपास था, कपास से रेशा निकाला गया, धागे बनाएंगे, धागे से क्या हुआ, लटके थान बनाएंगे, थान के बाद क्या हुआ, मार्केट में आया, ऐसे तो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में आकर के आपके पास पहुंचा। अगला लिखिए, सार्वजनिक उद्योगों में निवेश पर बल। सार्वजनिक उद्योगों में निवेश पर बल। जब इन्वेस्टर आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। अभी कल ही इन्वेस्ट की बात किया है उन्होंने। अरे इन्वेस्टर आएंगे तो सभी क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आपके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। तो ये सब अंतर नहीं आएगा, आपको सीधे बोलना चाहिए। इसमें सोचने की क्या जरूरत है, वो सोचना थोड़ी है, बोलिए। आगे लिखिए, तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल। अब उद्योग आएंगे, अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे तो क्या हो जाएगा, कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। अधिक से अधिक लोगों को क्या किया जाएगा, निवेशित किया जाएगा। अधिक से अधिक हाथों में क्या होगा, रोजगार होगा, है ना। लिखिए, पर्यटन, अगला पर्यटन, टूरिज्म, पर्यटन, शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर। अगला, कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कर चोरी व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन व हाई स्पीड इंटरनेट, ऑनलाइन व हाई स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा देना। पता चल रहा है कि आप नेट आपने ऑन किया, नेट पता चल रहा है नेट चल ही नहीं रहा, काम कैसे करोगे। पता चलेगा मोबाइल आपने खोला, अपना डेटा ऑन किया, पता चला नेट आई नहीं, नेटवर्क आई नहीं, बताइए कैसे काम करेंगे। तो क्या होगा, कुछ समय आप खोले रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, आपका नेट चल ही नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे हटाओ, जाने दो, ये तो चल ही नहीं रहा है, कब तक लिए बैठे रहेंगे, टाइम भी बेकार जा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, जबकि होता भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि सर्वर हर जगह एक ही रूप में उपलब्ध हो ही नहीं सकता। कहीं अच्छा नेटवर्क होगा, कहीं वो नेटवर्क होगा। पता चल रहा है आप क्या है, कोई जरूरी काम है, मान लीजिए कोई संदेश भेजना है, मोबाइल से आपको किसी को मैसेज करना है, मैसेज हो ही नहीं रहा है। आप अलग परेशान हो, अगला व्यक्ति अलग परेशान है कि मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि अब कैसे मैसेज भेजा जाए, तो ठीक है भाई चलो कॉलिंग कर देते हैं, पता चले कॉलिंग भी नहीं हो रही है, एक मुसीबत और खड़ी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अगर दिक्कतपूर्ण है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो समस्याएं क्या होगी, पैदा करेंगी। इसका मतलब क्या है कि इनको मजबूत किया जाना चाहिए। अगला लिखिए, चमड़ा उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, खिलौने व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा, अगला,
विदेशी निवेश को बढ़ावा, विदेशी निवेश को बढ़ावा, अगला स्टार्टअप, स्टार्टअप व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। स्टार्टअप और स्टैंड अप दो योजना है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा है? स्टार्टअप और स्टैंड अप। वो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। इस प्रकार नीचे, इस प्रकार प्रदेश सरकार राजस्व की समस्या का समाधान कर आर्थिक रूप से समस्या का समाधान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। अब ये आपके कुछ जो है उपाय थे। अब जैसे मान लीजिए पूर्ण के राजस्व व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए उपाय या आधार तथा उसकी चुनौतियों का उल्लेख दोनों जोड़ दिए। आप इनको ऐसा नहीं कि 7-8 पॉइंट जो आपने लिखा, 4-5 पॉइंट इसको लिखिए, 4-5 पॉइंट उसको लिखिए, आपकी संख्या भी पूरी हो जाएगी और आपका आंसर भी हो जाएगा, है ना। मान लीजिए एक ही पूछता है, 125 शब्द भी पूछता है, तो आपके उतना मैटर रहेगी, आपका वहीं से का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ऊपर आप इंट्रोडक्शन तो दोगे, उत्तर प्रदेश जो है राज्य सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, क्षेत्रफल में चौथा बड़ा राज्य है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीज भी तो लिखोगे। रजला की 3 लाइन आपकी यही चली गई, रजला 30-40 शब्द आपने ये दे दिया, फिर उसके बाद आपने उठा के इसको रख दिया, आपकी संख्या पूरी हो गई ना। तो कहने का मतलब है कि हम किस आर्गुमेंट में कैसे मुझे फिट करना है, ये चीज सीखना। अब आइए कि हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे जो है कि बढ़ाया जाए, उपाय क्या किए गए सरकार के द्वारा किए गए, इस पे आई गई है। क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक है, ये फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें आपको क्या करना होगा, तथ्य को याद करना पड़ेगा। नहीं याद होगा तो आप आंसर देने में दिक्कत होगी, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में कर व आर्थिक सुधारों के लिए, कर व आर्थिक सुधारों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। कर भी आ रहा है और आर्थिक सुधारों की बात भी कर दिया गई। हो सकता है केवल कर सुधार पूछ ले, हो सकता है आर्थिक सुधार पूछ ले, हो सकता है दोनों जोड़ के पूछ ले, है ना। किन्हीं भी आधारों पे जो है आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, हमें ये तैयार होकर चलना है। सुधारों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, लिखा। यस सर। अब इसी में थोड़ा और इसके महत्व को समझाएंगे। अब महत्व भी पूछ लिया, मान लीजिए महत्व पूछ लिया, महत्व भी हो सकता है तो जोड़ दीजिए इसी में, इसके महत्व को समझाएंगे। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी, लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ठंड की वजह से? नहीं सर। नहीं हो रही है, मतलब हाथ आप लोग के ठीक ढंग से गर्म है कि काम कर रहे हैं फिंगर? यस सर। चलिए ठीक है। भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से या अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पे है। ये चीज लिखने में गलती नहीं करिए कि दूसरे और तीसरे वाला, कि किस स्थान पे ये चीज सही लिखिएगा, है ना। और थोड़ा इधर उधर हो जाए तो चलेगा भी, लेकिन किस नंबर की है इसे गलत ना हो। नीचे नीचे लाइन से, राज्य में लोक वित्त को, राज्य में लोक वित्त के सफल प्रबंधन, लोक वित्त के सफल प्रबंधन एवं आय के सृजन, एवं आय के सृजन मतलब निर्माण के लिए करों की प्राप्ति आवश्यक है। करों की प्राप्ति आय की बात सर। आय के सृजन, आय के सृजन के लिए करों की प्राप्ति आवश्यक है। नीचे से लिखे, राजस्व प्राप्तियों का, उसे ये चीजें आप 3-4 जगह पढ़ोगे जो मैं यहाँ करा भी रहा हूँ। पोल्ट्री में भी आपको राजस्व बताया जाएगा कैसे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे व्यय किया जा रहा है। आपके बजट में भी देखोगे और आपके इकोनॉमिक टॉपिक में भी इस चीज की चर्चा की जाएगी। तो कहने का मतलब 3 जगहों पे इन चीजों की चर्चा आपसे एक साथ की जानी है। तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है किसी टॉपिक में किया भी गया हो हमारी क्लास लेने के पहले। अगर पोल्ट्री हुआ होगा, इकोनॉमिक हुआ तो चर्चा हुई होगी, और अगर नहीं हुआ है तो मैं कर रहा हूँ उनके उसके बाद हो जाएगी। राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत कर राजस्व है। सबसे बड़ा स्रोत कर राजस्व है। अब जैसे मान लीजिए कि अब जब कल राजस्व है तो आगे जो बजट आएगा उसमें राजस्व क्या कितना प्राप्त हो रहा है, तो हमें वहां लाइन क्या जोड़नी होगी कि आने वाले वर्ष के जो बजट होगा, जो करंट का होगा, जैसे मान लीजिए इस साल का आएगा 26-27 का, मुझे और आपको केवल ऐड कर देना है। अब आप लिख सकते हैं नए राजस्व बजट के अनुसार उसी को जोड़ सकते हैं, और जब बजट आएगा तो आप उसको उतना मेंशन कर दीजिए। नहीं हम तो लिखाएंगे तो आज अभी आया नहीं, पुराना लिखाएंगे तो आप उसको डैश डैश दे करके उतना जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, एक लाइन उसमें जोड़ दीजिएगा। आगे बढ़े, जिससे मान लीजिए इतना लाख रुपया लिख लीजिए, इतना लाख रुपया राज्य के बजट के अनुसार इतना लाख रुपया बीच में छोड़ दीजिए, उतनी से आप उतना स्पेस नया बजट में जो आएगा प्रदेश का उसके अनुसार मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, समझ रहे हो ना कि कैसे लिखना है। बस केवल ये लिखना है कि 2026-27 के अनुसार बजट का राजस्व या कर इतना, बस उतना लिखना है। चाहे लिख लीजिए बजट वर्ष 2026-25 तो उसको आप 26-27 कर लीजिएगा कि बजट के अनुमान में कुल प्राप्तियों की राशि, ये लिख सकते हो, कुल प्राप्तियों की राशि या अगले वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं अगले वर्ष के बजट अनुमान, इस रूप में लिख लीजिए। अनुमान में कुल प्राप्तियों की राशि, बस केवल आपको राशि लिखना होगा, बाकी मैं सब लिखा दे रहा हूं। तो आप जो है सन डाल देंगे 2026 और 27 डाल देंगे, ठीक है। इतना करोड़, कुछ भी इतना करोड़ रुपए है, जिससे कर राजस्व की प्राप्तियां लाख करोड़ रुपए प्राप्त है, लाख करोड़ रुपए है।
ये कर लिख दीजिएगा, बस नीचे लिखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी कराधान प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत सरकार विभिन्न करों को लगाती है। सरकार विभिन्न करों को लगाती है। उत्तर प्रदेश ने अपनी कराधान प्रणाली में जीएसटी को शामिल कर, जीएसटी तो जानते हो ना, जीएसटी को शामिल कर अप्रत्यक्ष करों के संकलन कर, तो आप जानते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। करों के संकलन इकट्ठा करने को, संकलन को आसान किया है। नीचे हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इसमें सर हाँ, इसीलिए हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प लिखा जाता है, स्टाम्प शुल्कों में छूट प्रदान की गई है। जिससे राज्य में रियल एस्टेट के विकास को गति मिली। क्या होगा, स्टाम्प ड्यूटी जब कम होगी तो क्या होगा, रजिस्ट्री अधिक होगी। रियल एस्टेट के विकास को गति मिले। नीचे राज्य सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन का भुगतान प्रणाली को अपनाया गया। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को अपनाया गया, जिससे करों के संग्रहण में तीव्रता आई। अब जैसे क्या है, मान लीजिए कि आपका बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, हाउस टैक्स आ रहा है, या किसी प्रकार का आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया, ये घर बैठे बैठे क्या कर दिया, ये कर दिया। अब इससे क्या हो रही है, इससे ये होगा कि आपके आने जाने का समय बच गया। आने जाने का जो समय बचेगा, फिर जाओगे तो जो है खर्च भी होगा, समय बचेगा, पैसे की बचत होगी। तो क्या हो गया, इससे लोगों पे क्या हो गया कि चलिए रात, ये नहीं कि उस टाइम के बीच में पहुंचना है, आप रात को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो। ये नहीं कि पहुंचे वहां लंच हो गया, ऐसे भी दिक्कत नहीं है कि चलिए बैठ के इंतजार करिए, उस टाइम के अंदर मुझे पहले पहुंचना है। तो इन सारी चीजों की क्या होगी, आपको आसानी हो जाएगी, है ना। आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, वहीं से आपने पेमेंट कर दिया, वहीं से आपने भुगतान कर दिया। रास्ते में मोबाइल लिए हैं, अपना देखा, साइट खोला, साइट खोल करके उनके ऐप पे जा करके आपने क्या कर दिया, सीधे भुगतान कर दिया, बैठे बैठे आपका भुगतान हो गया। बस आपके अकाउंट में पैसा
होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, प्रदेश सरकार के या राज्य सरकार ने आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित सुधारों को अपनाया। अब आर्थिक सुधार के कदम कौन से कदम उठाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार, इसको चाहे गोले में बना के दिखा दे, चाहे चार्ट में दिखा दे, चाहे पॉइंट में दिखा दे, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। क्या बोल रहे हैं सर? आर्थिक सुधार के कदम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति, रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। अगला उसी में अगला गोला बना के, ठीक है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2022, मतलब एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम, माइक्रो एमएस। अगला अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इस रूप में आप करके कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आकर्षक होगा। जब आपने डायग्राम बना दिया तो थोड़ा क्या होगा, आंसर ऊपर आएगा, है ना। देखिए अब नीचे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति, हो सकता है ये जो मैं बोल रहा हूँ यही उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम ही लाइन। क्या बोल रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति, हो सकता है यही उठा के पूछ ले क्वेश्चन, या ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश, या दोनों जोड़ के पूछ ले, है ना। नीति 2022, 2022 2022 क्यों साफ दिख रहा है हम लोगों को? दिखेगा ना, क्यों खोलेंगे? फिर और क्या खोलेंगे? इधर का है तो खोलें कि चल जाएगा काम।
आगे आप लोग आ जाइए। हैं? दिख रहा है? हाँ, आंखों पे इतना प्रेशर मत दीजिएगा कि दिखे ही ना, है ना? आपको नहीं दिख रहा होगा पीछे, तो जिससे लिखने में असुविधा आप लोगों को ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं पता चला कि आंखों पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, तो सर भी भारी हो जाए, अगली क्लास भी लेनी है, अगली क्लास ले ही ना पाओ, है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या कोई बात है क्या? ठीक है, चलिए लिखिए, है ना? आगे लिखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन के लिए इस नीति को अपनाया है। आगे छोटा है क्या? आगे लिखिए। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्कों में छूट सहित विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। जिससे क्या होगा? क्या होगा? बोलिए, लिखा है ऊपर, औद्योगिक निवेश नीति को क्या होगा? क्या गति में, लिख लीजिए। जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को गति मिले। मैं इसीलिए पूछता हूं कि ऊपर वाली लाइन ध्यान है कि ये सब भूल जाते हो, केवल जो लिखते हो उतना याद है। अभी ऊपर इसीलिए कदम भी लिखा है, क्या कदम उठाए जाएंगे, वही तो लिखा है। औद्योगिक निवेश और रोजगार नीति, यही तो लिखा है। और दूसरे में क्या लिखाया है? एमएसएमई लिखिए। उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2022, ये तो लिखाया था, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य इस नई नीति को अपनाया गया। राज्य में एमएसएमई को प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण देने के लिए
इस नीति को तैयार किया गया है देने के लिए, इस नीति को तैयार किया गया है आगे अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास। अवसंरचना विकास राज्य सरकार द्वारा राज्य व्यय की, राज्य सरकार द्वारा राज्य व्यय की एक बड़ी राशि अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास पर खर्च की जा रही है। राज्य सरकार ने सड़क, रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक इकाइयों के विकास पर जोर दिया है, जिससे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र हो, जिससे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र हो। आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यही तो आपने कदम लिखा था चार, अब उन चारों के विषय में आप लिख भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। आगे राज्य सरकार ने इसके लिए नियमन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की सिंगल विंडो आदि सुधार किए हैं। करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की या सिंगल विंडो जो भी लिखो, एकल खिड़की
आदि सुधार किए। ये सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जिससे क्या होगा, आर्थिक सुधार और कर सुधार की स्थितियां क्या होंगी, बेहतर होंगी, सुधरेंगी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, ये तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लिख चुके होंगे, है ना। ये है, इसको आप देख लीजिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम। ये आप अपनी अर्थव्यवस्था में भी एक चीज पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा गया, इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी नहीं पढ़ाएगी? जो बोलिए, पढ़ाएगी नहीं पढ़ाएगी? आप लोग को ये कहना चाहिए कि पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी, तो कहिए नहीं पढ़ाएगी। आप लोग थोड़े असमंजस में हो जाते हो कि मैं कोई चीज़ पूछता हूँ तो आप लोग एकदम चुप हो जाते हो। अरे ठीक है, नहीं ठीक है, आपको नहीं याद है, नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग ये तो बताना चाहिए कि हाँ मुझे इतिहास में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, पोलिटी में ये चीज़ पढ़ाई गई, नहीं पढ़ाई गई, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि चीज़ें क्या है कि वहाँ भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ ये चीज़ें छोड़ दी जाएगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम पढ़ाया जाएगा, तुम्हें तो नहीं टच करना चाहिए। कि आप लोग ही उस दिन उस क्लास से गायब रहे हो, ये पसंद और अगर नहीं है तो ठीक है, हम भी करा देते हैं। बताइए जल्दी, टाइम पे भी करवा दें, हम भी करवा दें। चलिए लिखिए, टाइम कितना होगा? 7 मिनट पूरा होगा नहीं, चलिए उस चर्चा को करेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ब्रैकेट में द्वितीय संशोधन, ब्रैकेट में द्वितीय संशोधन अधिनियम, ब्रैकेट बंद, अधिनियम लिखा 2020 के उद्देश्य और कारणों की व्याख्या, उद्देश्य और कारणों की व्याख्या। थोड़ा हाथ तेज आप पढ़ाएंगे जिससे हम लोग कंप्लीट कर लें, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है, उठा के पूछेगा तो यही पूछेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन द्वितीय संशोधन ब्रैकेट बंद अधिनियम, बजट प्रबंधन विधेयक 2020, विधेयक 2020 पर 28 अगस्त 2020 को अनुमति प्रदान की, 28 अगस्त 2020 को अनुमति प्रदान की। और यह अधिनियम 19 जून 2020 से लागू किया गया। संस्तुति मिल रही है आगे अगस्त में, लेकिन लागू किया गया बैक डेट से। ध्यान रखिएगा, कुछ होता है कि क्या हो रहा है, संस्तुति मिलने के बाद लागू की जा रही है, कुछ योजनाएं होती है जो
क्या हो रहा है? संस्तुति मिलने के बाद लागू या पहले लागू? आगे लिखिए। इस अधिनियम के माध्यम से, क्योंकि टाइप नंबर थोड़ा तेज चलिए। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 का संशोधन करके 2004 का संशोधन करके अधिनियम की धारा 4 के अधिनियम की धारा 4 के उपधारा 3 में खंडगा उपधारा 3 में खंडगा गा काखा गा गा के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा गया। वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा, वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा प्राकृत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5% सीमा पर बनाए रखेगी, 5% सीमा पर बनाए रखेगी। अब लिखिए उद्देश्य, क्योंकि प्रश्न में आपने जो आपने लिखा क्या है? उद्देश्य और कारणों का की व्याख्या। उद्देश्य हो सकता है कि उद्देश्य पूछ ले, अगर 125 शब्द में क्वेश्चन पूछा गया तो उद्देश्य हो सकता पूछ ले, या कारण पूछ ले, या संशोधन पे जो है दोनों को जोड़ के पूछ ले। कहने का मतलब क्या है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति किस आधार पे हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या है कि तैयार हर बिंदु पे रहना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे जाए जिससे हमें आंसर देने में दिक्कत ना हो, उद्देश्य भी लिखिए। इसीलिए मैं तोड़ दे रहा हूं, और तोड़ करके फिर इसको कंपाइल कर लीजिए, संबल कर दीजिए, है ना। जहां जिस प्रकार की डिमांड हो उसी प्रकार को उसको सेट कर लीजिए। राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने, राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति, राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाना, राजकोषीय घाटे में कमी लाना। अगला, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को या बाधाओं को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधारों
कामा लगाइएगा। सरकारी प्रतिभूतियों, कामा लगाने जानते हैं कहाँ पे कामा लगेगा ना, क्योंकि इतनी बार कामा लगाने को बता चुका हूँ, अब तो मुझे नहीं लगता बताना चाहिए कि कहाँ पे कामा लगेगा, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टर होगा, कहाँ पे डबल इन्वर्टर कामा होंगे, ये सारी चीज कहाँ पे हमें लाइनों को चेंज करना है ना। ये सारी चीज तो आप सीख ही चुके होंगे। सरकारी प्रतिभूतियों लिखा, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारित करना, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारित करना। मध्यकालिक, अगला मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता, मतलब उच्च स्तर की महत्तर पारदर्शिता, जिसे आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, की पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी काम में क्या होनी चाहिए, गोलमाल नहीं चलेगा, जो कहना हो साफ साफ करो। ऐसे नहीं इधर उधर घुमा फिरा के बात कहने से काम नहीं चलेगा। जो कहना है आप स्पष्ट कह दीजिए, अभी कह दीजिए अच्छा है, बात की चीजें अच्छी नहीं है, तो ये पारदर्शिता क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में सुधार करना। ऋण प्रबंधन द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में सुधार करना। अवसंरचना में सुधार करना। मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया है। कारण लिख लीजिए। आपके सर की किसकी हिस्ट्री क्लास है ना? यस सर। कारण कोविड-19 महामारी के कारण राज्य और केंद्र के संसाधनों पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ा है। नीचे अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% की अतिरिक्त ऋण सीमा वित्तीय वर्ष के लिए अनुमन्य की गई है। अनुमान मतलब वित्तीय वर्ष 2021
क्योंकि उसी समय की बात की जा रही है ना, अनुमति की गई है। इसके लिए राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया। इसके लिए राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया। उक्त संशोधन अधिनियम 20 राज्यपाल द्वारा 19 जून 2020 को जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। चूंकि उक्त संदर्भ में तुरंत विधिक कार्रवाई करनी आवश्यक थी। और विधानसभा सत्र में नहीं थी, मतलब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था, विधानसभा सत्र में नहीं थी। इसलिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। जब सत्र नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? अध्यादेश ही होगा। ठीक है, आपका ये कंप्लीट होता है। सर भी आपके आ चुके हैं।